नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। नए आयकर भवन का मुख्य आयकर आयुक्त के हाथों हुआ शिलान्यास। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों के ताले तोड़े। चक्रवाती तूफान के चलते पान ठेले के नीचे दबने से एक युवक की मौत, प्रशासन है बेखबर। और सिटी न्यूज पर जब दिखती है खबर तो उसका होता है असर। बिजली विभाग का दुरुस्ती काम जोरों पर। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। शुक्रवार के दिन राजापेट पर लगे खतरनाक भीमकाय होर्डिंग की खबर सिटी न्यूज पर दिखाई गई थी, जिसका असर शनिवार के दिन ही देखने को मिला और होर्डिंग के पिल्लर दुरुस्ती का काम शुरू हो गया। सिटी न्यूज पर जब दिखती है खबर तो उसका होता है असर। ऐसा ही सिटी न्यूज का असर देखने को मिला। राजापेट के एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगे एक भीमकाय होर्डिंग के पिल्लर उखड़ गए थे। शुक्रवार के दिन सिटी न्यूज पर इस विषय पर खबर दिखते ही शनिवार के दिन होर्डिंग कंपनी द्वारा होर्डिंग दुरुस्ती का काम शुरू कर दिया गया। प्रश्न ये उठता है कि क्या मनपा ने इस होर्डिंग को लगाने की इजाजत दी है या बिना इजाजत ही लगाए जा रहे हैं ऐसे बोर्ड। राजापेट चौक के मुख्य भाग में लगा ये भीमकाय होर्डिंग खतरे से खाली नहीं। हाल ही की स्थिति में होर्डिंग के पिलर जड़ से उखड़ना शुरू हो गए थे, जिसे रिपेयर तो किया जा रहा है, लेकिन क्या आगे फिर ऐसा नहीं होगा? क्या ये फिर नहीं उखड़ेंगे? क्या फिर लोगों के लिए खतरा उत्पन्न नहीं होगा? गंभीर विषय है। मनपा और क्या क्या नागरिकों को दिखाएगी ये तो वही जाने, लेकिन ये तय है ये होर्डिंग खतरे से खाली नहीं। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। शनिवार के दिन सातुरना स्थित औद्योगिक वसाहत परिसर में 15 करोड़ की लागत से बनने वाले नए आयकर भवन का शिलान्यास मुख्य आयकर आयुक्त के हाथों संपन्न किया गया। सरकार की आय का मुख्य स्रोत आयकर विभाग। अमरावती के आयकर विभाग के लिए 15 करोड़ की लागत से बनने वाले नए आयकर भवन का शनिवार के दिन सातुरना औद्योगिक वसाहत परिसर में मुख्य आयकर आयुक्त मोहनदास काबरा के कर कमलों द्वारा शिलान्यास किया गया। इस भवन के लिए 4 एकड़ जमीन खरीदी गई है, जिस पर 3 मंजिला इमारत निर्माण की जाएगी। इस निर्माण को केंद्रीय लोक निर्माण आयोग पूरा करेगा, जिसमें कार्यालय के अलावा 24 आवास भी बनाए जाएंगे। साथ ही सभागृह, पुस्तकालय, कॉन्फ्रेंस हॉल तथा आयकर दाताओं की सुविधा को देखते हुए पूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही है। इस भवन के निर्माण के लिए 24 माह का समय लगेगा, लेकिन 15 माह में पूरा करने का निश्चय किया गया है। इस शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधिवत पूजन कर शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के व्यासपीठ पर मुख्य आयकर आयुक्त मोहनदास काबरा, अमरावती आयकर आयुक्त विधु शेखर सिंह, सहायक आयुक्त देशपांडे, वाघमारे, वो अन्य आयकर अधिकारी, टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य, वो कई गणमान्य नागरिक इस समय उपस्थित थे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। कि आज के शुभ दिन पर यहाँ पर ऑफिस कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। आज का दिन शुभ दिन इसलिए है कि आज गायत्री जयंती का भी दिवस है और गंगा दशहरे का भी दिवस है, इसलिए इस शुभ दिन पर शिलान्यास होना काफी महत्वपूर्ण है। ये फंक्शन जो कि संभव हो सका है, इसके पीछे आप सबकी शुभेच्छाओं का परिणाम है और श्री VS सिंह जो कि यहाँ के आयकर आयुक्त हैं, उन्होंने इस दिशा में काफी अथक परिश्रम अपनी टीम के साथ में किया है। पिछले साल उन्होंने हर वर्ष वीकली मीटिंग करी और इस चीज को काफी विगोरसली परस्यू किया है। तो आप सबकी शुभेच्छाओं का परिणाम, उनके अथक परिश्रमों का परिणाम करके आज का दिन हम सबके लिए ये संभव हो सका है। शुक्रवार की देर रात अज्ञात चोरों ने शक्कर साथ जैसे व्यस्तम व्यापार क्षेत्र में 2 दुकानों के ताले तोड़े, जबकि इस मार्केट के दोनों ओर पुलिस वालों की 24 घंटे ड्यूटी लगी है। फिर भी एक घटना एक सवाल निर्माण करती है। शहर के अति व्यस्तम व्यापारी क्षेत्र शक्कर साथ तथा सराफा बाजार होने की वजह से प्रशासन द्वारा मार्केट के दोनों ओर पुलिस तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद शुक्रवार देर रात शक्कर साथ मार्केट की 2 दुकानों के ताले तोड़ लिए गए, जिसमें गुड़ के व्यापारी बद्री नारायण ओम प्रकाश खंडेलवाल की दुकान का अज्ञात चोरों ने ताला तो तोड़ा, लेकिन बदकिस्मती से चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा।
इसी तरह तेल के थोक व्यापारी भगवान दास नथमल की दुकान का अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर गले में रखे 400 से 500 रुपये उड़ा लिए। विषय ये नहीं कि कितनी बड़ी चोरी हुई, विषय ये है कि इस मार्केट में पुलिस तैनात किए गए मगर रात में कभी दिखाई नहीं देते। या यूं कहें कि ये मार्केट वो सराफा बाजार अब सुरक्षित नहीं। ये तो उन चोरों की बदकिस्मती कहो कि उनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लग पाया, वरना बड़ी चोरी की घटना सुर्खियों में होती। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। आकाशवाणी केंद्र पर पहुंचे मार्ग की समस्या को देख एसटी विभाग ने सड़क बनाने के लिए दी जगह, जिसका काम शनिवार के दिन शुरू किया गया। बड़ी मिन्नतों के बाद शुरू होने की कगार पर आया आकाशवाणी केंद्र अमरावती के सामने रोड की समस्या बनी हुई है। आकाशवाणी केंद्र तो बन गया, परंतु इस केंद्र पर पहुंचने के लिए मार्ग न होने से बड़ी समस्या खड़ी थी, जिस पर एसटी महामंडल की खाली पड़ी जगह में से मार्ग के लिए जगह मांगी गई थी। इसे महामंडल द्वारा मंजूरी देने के बाद शनिवार के दिन आकाशवाणी केंद्र की दीवार जेसीबी द्वारा गिराकर मार्ग बनाने का काम शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर कार्यालय का मुख्य द्वार पुराना हो गया था, जिसका नवीनीकरण का काम शुरू किया गया है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के कार्यालय का मुख्य द्वार पुराना हो गया था तथा पुरानी डिजाइन का भी था। इस पर नया दरवाजा बनाया जा रहा है, जिसे विशेष तरह की खूबसूरती प्रदान की जा रही है। इस तरह देखिए शनिवार के दिन यहाँ का काम करते कारीगर और एक दृश्य। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। ऐसे बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आप ऐसे बने रहें। जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, आप कहीं मत जाइएगा। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। मंगलवार के दिन आए चक्रवाती तूफान में हमालपुरा के एक बुजुर्ग की पान ठेले के नीचे दब जाने के कारण मौत हो गई, लेकिन प्रशासन इस पूरी घटना से है बेखबर। प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पाण्यामुळे पान ठेला तो अंगावर पडला होता। आम्ही घरी नव्हतो, आम्ही बाहेर होतो, तर इथल्या लोकांनी नेलं, दवाखान्यात भरती केलं। तर आम्ही नंतर मग दवाखान्यात गेलो, मग तिथं म्हणे वा जास्त सिरियस झाले, मग नागपूरला घेऊन जा म्हणे। मग आम्ही नागपूरला घेऊन गेलो। मग सिटी स्कॅनच्या लाईन नसल्यामुळं सुविधा नव्हती मला, हा सुविधा नव्हती इथं, त्यामुळे आम्ही नागपूरला गेलो होतो। नागपूरला गेलो, नागपूरमध्ये भरती केलं। तिथं काही सांगितलं नाही एवढं विचारत, काही सिटी स्कॅन केलं आणि तिथं औषध चालू, दवाई चालू होते। काल दुपारी 2:30 वाजता डेट झाली। कालच झालं? हा, तुम्हाला कोणी विचारायला आलं नाही? कोणीच नाही आलं, कोणीच नाही आला। नगरसेवकला गेलो, सांगायला तो आला, फक्त विचारपूस केली डॉक्टरला, तो म्हणे बा नागपूरला घेऊन जा, एवढा म्हणे नगरसेवक। फक्त 3 जण आहेत, 7 जण, 5 जण होते ते, 5 जण, एक वारले। मोठा भाऊ बाहेर तिकडे आला करायचे। मंगलवार के दिन आए तूफान से कई पेड़ गिरे, जिससे बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी। बिजली विभाग की हुई क्षति के बाद लाइन दुरुस्ती का काम युद्ध स्तर पर शुरू है। मंगलवार के दिन आए चक्रवाती तूफान से पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई। इस तूफान से बिजली विभाग के कई खंभे व ट्रांसफार्मर तक नहीं बच पाए। 5 दिनों से बिजली विभाग सतत रात दिन व्यवस्था सुधारने में लगा है। बिजली कर्मी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इस तरह कैंप परिसर की बिजली दुरुस्ती का काम शनिवार रात तक पूरा हो जाने की संभावना बताई गई है। कर्मियों द्वारा बताया गया कि शनिवार देर रात तक बिजली से पीड़ित उपभोक्ताओं को बिजली परेशानी से निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। अपने भाई को अस्पताल में टिफिन पहुंचाकर वापस अपने घर फ्रेजरपुरा जाते समय अज्ञात लोगों ने इस युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस युवक की शिकायत पर राजापेट पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राणघातक हमले की शिकायत दर्ज कराई गई। फ्रेजरपुरा के रहने वाले रंजित गिरधारी लाल तायडे उम्र 28 वर्ष अपने भाई सुजीत तायडे को अस्पताल में टिफिन देने गया था। सुजीत तायडे कुछ दिन पहले ही रेलवे स्टेशन चौक पर हुए हमले में घायल हुए थे। जब रंजित टिफिन लेकर वापस आने अपने घर मोटरसाइकिल द्वारा जा रहे थे तो पीछे से पीछा करते आ रहे एक ऑटो व एक मोटरसाइकिल सवार ने रंजित तायडे को पहले पत्थर मारकर मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया और फिर लाठियों से जमकर पिटाई कर डाली। रंजित जैसे तैसे अपनी जान बचाकर राजापेट पुलिस थाने में गया और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
अगली खबर है आयकर से संबंधित। आयकर भवन का शिलान्यास करने पहुंचे अमरावती मुख्य आयकर आयुक्त मोहनदास करवा से सिटी चैनल के संवाददाता ने काले धन व काले धन पर अंकुश लगाने जैसे विषय पर विशेष चर्चा की, जिस पर मुख्य आयकर आयुक्त काबरा जी ने बताया, आयकर विभाग ने एज ए होल, मैं उसको विरोध का नाम नहीं लूँगा, कि आयकर विभाग ने एज ए होल इतने अच्छे कदम उठाए हैं कि यदि आपको भी पता लगेगा तो आपको काफ़ी विश्वास नहीं हुआ कि क्या इतने कदम इंडिया ने उठाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या हुआ कि G20 20 कंट्री का समूह है G20, तो उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अप्रैल 2009 में, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी हमें क्या अच्छा एक काफ़ी अच्छा मौका में क्या मिला हुआ है कि हमारे दोनों मिनिस्टर फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और हमारे प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर की 1974 से मिनिस्ट्री के पार्ट हैं सबसे पहले, बाद में दूसरे विभाग में वापस ना पड़ा गया, तो दोनों काफ़ी अनुभव हैं। तो इन्होंने ही इन्हीं के प्रयत्न द्वारा इन्होंने G20 के नेशन में काल दिया कि हमें जो बैंकिंग सिक्रेसी क्लॉज है, जो इस सबके में आड़े आ रहा था, तो बैंकिंग सिक्रेसी क्लॉज को खत्म कर देना चाहिए। तो अप्रैल 2009 में बैंकिंग सिक्रेसी क्लॉज को खत्म कर दिया। मेनली इसका श्रेय हमारे यहाँ। फिर बाद में उन्होंने क्या निर्णय लिया कि बैंकिंग सिक्रेसी क्लॉज को खत्म करने से काम नहीं चलेगा, आपस में जो विभिन्न देश हैं इनको टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में सूचना का आदान प्रदान करना चाहिए, और जब तक हम सूचना आदान प्रदान नहीं करेंगे हम किसी ब्लैक मनी की चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे। तो फिर भारत ने क्या मूव किया कि एक टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट होना चाहिए, TIEA, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट होना चाहिए, TIEA, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट ये होना चाहिए, ताकि जो टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम आपस में आदान प्रदान इसका कर सकते। इसके पहले टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट के पहले हमारे यहाँ सिर्फ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता था, DTAA, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट का कोई आइडिया था। ये आइडिया भी इंडिया ने दिया, वो भी काफ़ी जल्दी दिया, अभी 2010 के अंदर ये आइडिया दिया गया। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी इनकम जो 2 बार टैक्स हो रही है, तो विदेश में भी टैक्स हो रही है और इंडिया में भी टैक्स हो रही है, उसके अंदर कुछ रिलीफ मिलता है। तो पहले जितने भी हमारे एग्रीमेंट थे फॉरेन कंट्रीज के साथ में, सब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब DTAA को लागू करने के पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि कोई इनकम ऐसी हो जो कि दोनों कंट्री में टैक्स है। यदि कोई इनकम दोनों कंट्री में टैक्स नहीं होती तो आप DTAA को इन्वोक नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता था कि जिस किसी भी केस में हमें सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना था, और जो डबल टैक्स नहीं हो पाती थी वो हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर पाते। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का आइडिया सबसे पहले भारत के इनिशिएटिव पर ही दिया गया। फिर उसके बाद में भारतवर्ष ने क्या किया कि जो आइडिया सितंबर 2010 में आया था, इसके बाद अब तक उन्होंने 9 कंट्रीज के साथ में, जहाँ पर कि टैक्स हेवन कंट्रीज, उन 9 कंट्रीज के साथ में टैक्स TIA का कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया। 9 कंट्रीज के साथ में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, और 5 कंट्रीज ने इसको साइन भी कर दिया, और 3 कंट्रीज का ऑलरेडी फोर्स में आ चुका है। मतलब जो कंसेप्ट इतना जल्दी आया सिर्फ 2010 के अंदर, और अभी तक इतना काम हम आगे भी बढ़ा चुके हैं। और उसके अलावा फिर एक प्रश्न ये उठा कि कई कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, मतलब कई कंट्रीज नहीं चाहते कि उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं जाए। तो फिर भारतवर्ष ने ऐसा कहा कि जो कंट्रीज ऐसा कहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन को न दिया जाए, उनको नॉन कोऑपरेटिव जुडिक्शन करार दिया जाए, नॉन कोऑपरेटिव जुडिक्शन करार दिया जाए। और फिर हमने क्या किया, हमारे यहाँ जो फाइनेंस एक्ट 2011 जो कि अभी भी मई में पास हुआ था, इसमें एक प्रावधान भी लेकर आया। इस प्रावधान के तहत ये कहा गया है कि जो भी कंट्री नॉन कोऑपरेटिव जुडिक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे, उसके साथ में यदि भारत के किसी व्यक्ति ने कोई ट्रांजेक्शन किया है
उस ट्रांजैक्शन पर हम हायर टैक्स लगाएंगे और जो इनकम यहाँ से वहाँ जा रही है उस पर हम हायर TDS लगाएंगे। ये एक ऐसा एक कदम है कि जो भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जो टैक्स इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहता है, उसको डिस्करेज करने के लिए, ऐसे कंट्रीज के साथ में ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करने के लिए जो भी हमारा व्यक्ति उनके साथ ट्रांजेक्शन करेगा उसको इस प्रकार का ये भी ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा एक और क्या चेंज किया है, जो नया DTC कोड आ रहा है, तो DTC कोड में भी एंटी अवॉइडेंस रूल करके प्रावधान आ रहे हैं काफ़ी, जिसके अंदर इस बात का महत्व है और इसको ढंग से इम्प्लीमेंट हो। इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ एक डिवीजन होता है बोर्ड के अंदर, CBDT के अंदर, इसको फॉरेन टैक्स एंड टैक्स रिसर्च यूनिट बोलते हैं, फॉरेन टैक्स एंड टैक्स रिसर्च यूनिट। तो इस डिवीजन को उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथन किया और 10 कंट्रीज के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 कंट्रीज में इनकम टैक्स की ब्रांच का प्रपोजल आया, जिसमें से 2 में ऑलरेडी खुल चुकी है, सिंगापुर में खुल चुकी है, मॉरिशस में खुल चुकी है और बाकी 8 कंट्रीज के अंदर हमने लोगों को सेलेक्ट कर लिया है और क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में उनकी पोस्टिंग होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसके लिए वो प्रपोजल पड़ा हुआ है। तो काफ़ी सून शहर के पूरे संसार के 10 जगह में हमारे इनकम टैक्स यूनिट होंगे तो इससे वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उससे एक्सचेंज में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा कदम अभी क्या लिया गया है कि पहले क्या था कि जब कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला सामने आता है तो जब तक उसका टैक्स एंगल नहीं होता तब तक बाहर के लोग कोऑपरेट नहीं करते थे। जब तक टैक्स एंगल नहीं हो तो बाहर के लोग कोऑपरेट नहीं करते और हमें CBI के थ्रू कोई क्राइम का पार्ट होगा तो कोऑपरेट करेंगे, तो CBI के थ्रू जाना पड़ेगा। पर अभी इनकम टैक्स में उन्होंने क्रिमिनोलॉजी का एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिया, डायरेक्टरेट ऑफ क्राइम, तो उसके तहत इनकम टैक्स डायरेक्ट बिना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जाए डायरेक्टली जहाँ भी ऐसा एक फ्रॉड हुआ है टैक्स रिलेटेड किसी और कंट्री के साथ में तो उसे डायरेक्टली इनकम टैक्स कॉरस्पॉन्डिंग कर सकता है। और इसके अलावा ये जो ब्लैक मनी यहाँ से बाहर जाता है ये मोस्टली किसी जाता है कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में काफ़ी गड़बड़ होती है, अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, तो उसको भी कम करने के लिए डिपार्टमेंट ने तो डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर प्राइसिंग इस डायरेक्टरेट को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। अभी आज से 6 साल पहले इस पर नाम ही नहीं था, अभी काफ़ी स्ट्रेंथन किया। अभी उसमें कई लोग नहीं जाते थे तो ऐसा उन्होंने प्रावधान किया कि ट्रांसफर पॉलिसी को चेंज किया कि कैसे वहाँ लोग जाएँ, वहाँ ज़्यादा टाइम रहें। तो ऐसा ही डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और ट्रांसफर प्राइसिंग को काफ़ी मजबूत किया गया, डायरेक्टरेट क्राइम खोला गया है यहाँ पर और कंट्रीज के साथ में जो पहले की डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट थे ओल्ड वाले, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, तो उसको भी चेंज करने के लिए 14 नए DTA लेके आ रहे हैं या जो ओल्ड DTA को रिवाइज कर रहे हैं। तो क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क करना काफ़ी जरूरी है, कोई भी चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर को बनाने में भारत ने सहयोग दिया काफ़ी, और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को बनाने के बाद में हमने यहाँ लीगल फ्रेमवर्क को काफ़ी इम्प्रूव किया और लीगल फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करने के बाद में हमने कमिटीज़ बनाई है, 2 पर्टिकुलर कमेटी है। एक कमेटी इसके लिए है कि जो हमारा मनी ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है उसको यहाँ लेके आया जाए, एक कमेटी इस बात के लिए। दूसरी कमेटी इस बात के लिए कि ब्लैक मनी को कर्व किया जाए, तो दोनों कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, इनकी मीटिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी है, ये सब काम अभी भी हो रहा है। तो क्योंकि जब तक हम प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे इसको सेटअप नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर फ्रेमवर्क हमने बना लिया है, हमने सिस्टम सेटअप कर दिए हैं। अब एक तीसरी बात होती है कि जब तक मैन पावर को हम ट्रेन नहीं करेंगे इस काम के लिए, तो पिछले साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 51 लोगों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा था किसी काम के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि टैक्स रिवीजन की नई नई टेक्निक रोज आती रहती है, इसमें काफ़ी फास्टली हमको काम करना पड़ता है। तो उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए 51 लोगों को पहले ही बाहर भेज चुके हैं और ये ट्रेनिंग का काम जारी रहेगा। तो ये सब काफ़ी कदम ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं। टैक्स चोरी में सर विदर्भ कहाँ पर है? टैक्स चोरी में देखिए, जहाँ पर आप मानेंगे कि यदि आपको सही आंसर दें तो ऐसी कोई हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट तैयार नहीं होती कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ
किस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने एसेट्स हैं ये मिल जाता है, कितने असेसमेंट हुए ये मिल जाता है, कितने सर्वे हुए ये भी मिल जाता है ना। परंतु कितना जिस आदमी मेरी टेस्ट चोरी में कहाँ पर आ गए, तो उसके लिए प्रामाणिकता के रूप में कहना काफ़ी कोई उचित नहीं होगा। परंतु जो मेरे अपने अनुभव से बता मैं सकता हूँ कि ये जहाँ तक मैं पहले जहाँ भी पहुँच रहा हूँ तो उनसे बेटर ही है, उनसे मतलब खराब नहीं है। यहाँ पर भी मेरी पोस्टिंग काफ़ी जगह रही है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बॉम्बे में रहा हूँ, अहमदाबाद में रहा हूँ, बड़ौदा में रहा हूँ, भोपाल में रहा हूँ। तो इन सब क्षेत्रों को देखते हैं तो मोरलेस के आजकल क्या है कि हम किसी चीज़ को लोकलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि विदर्भ के क्षेत्र है, कई कंपनी फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता में जो यहाँ से उनके ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, तो कम है या ज़्यादा है? ये एवरेज से कम टैक्स एविडेंस जो है एवरेज से ज़्यादा नहीं है। हाँ, एवरेज से ज़्यादा नहीं, जो मेरा खुद का अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। पर प्रामाणिकता के रूप में ऐसी कोई स्टेटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है जिससे हम इस बात को कह सकते। एक जो पर्सनल अनुभव होता है, हम के लोगों से डील करते हैं, वहाँ की जो केसेस देखते हैं, उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के लोग कंपेरेटिवली काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है रिजर्व रीजन के, जिसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। सर, अपने ऑफिस के कुछ लोग एब्रॉड ट्रेनिंग के लिए हमारे काम करते हैं, तो वहाँ की प्रणाली और अपने यहाँ की प्रणाली इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ऐसा है कि जो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत जब भी किसी चीज़ में पहल करता है तो हमेशा टॉप पर पहुँचता है वर्ल्ड वाइड। हाँ, मतलब तो वर्ल्ड वाइड हम किसी से भी कम पूर्ण नहीं है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। बल्कि आपको ये तो आपने विदर्भ का बात किया, तो विदर्भ का तो इनकम टैक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम इसलिए है कि जो पूरे इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नागपुर में है, नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। तो पूरी ट्रेनिंग जो इनकम टैक्स की होती है जिसको यहीं पर प्लान होती है। कलकत्ता में भी कोई ट्रेनिंग होगी, उसके कई ब्रांचेज हैं, कोलकाता में है, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है और बॉम्बे में है। मसूरी में इनकम टैक्स तो मसूरी अलग है। तो यहाँ पर बेंगलोर में है, चेन्नई में है, तो जितने भी रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ की जो टॉप के इंस्टीट्यूट है, सबका ट्रेनिंग प्लान नागपुर में बनता है। तो इसलिए ट्रेनिंग के लिए इनकम टैक्स में नागपुर का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप किसी भी उससे जो भी उच्च अधिकारी होगा इंडिया में कहीं पर भी होगा, उससे आप नागपुर के बारे में पूछेंगे तो उस पर एक स्पेशल अफेक्शन पैदा होता है, क्योंकि नागपुर में हर एक की ट्रेनिंग हो चुकी है। हमारी भी ट्रेनिंग यही हुई थी, आज से 28 साल पहले यहीं पर ट्रेनिंग हुई। तो फिर मैंने यहाँ ट्रेनिंग भी दी, मैं NIDT में फैकल्टी भी था, तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी। तो विदर्भ का इसमें बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर इनकम टैक्स का बस्ट। चलिए एक नजर में देखते हैं शहर के मौसम का हाल कैसा रहा। दिन भर शहर का मौसम, शनिवार के दिन शहर का मौसम गर्म रहा, आसमान साफ रहा, लेकिन धूप के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई क्योंकि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 45% तक आंका गया। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक। रविवार को शहर के मौसम में कोई बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन आसमान बादलों से घिरा रह सकता है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक, और शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहेगा 44%। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नए आयकर भवन का मुख्य आयकर आयुक्त के हाथों हुआ शिलान्यास। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों के ताले तोड़े। चक्रवाती तूफान के चलते पान ठेले के नीचे दबने से एक युवक की मौत, प्रशासन है बेखबर। और सिटी न्यूज पर जब दिखती है खबर तो उसका होता है असर। बिजली विभाग का दुरुस्ती काम जोरों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। समाचारों का सिलसिला ऐसी सिटी न्यूज पर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।